नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म डीटीएल पर। मैं निहाल सिंह ठाकुर आप सभी को वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, किस तरीके से इसमें पूरी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है स्कैमर्स के द्वारा, अभी तक कौन हाई प्रोफाइल केसेस से रिलेटेड सामने आए हैं, आप इस तरीके से जो मामले आते हैं उससे कैसे बच सकते हैं और अपने रिश्तेदारों को भी इससे बचा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिलेगी। ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे, तो आप इस वीडियो को काफी ध्यान से देखना और हो सके तो इसको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने पेरेंट्स सभी को इसको शेयर करना ताकि वो भी इस तरह के खतरे से खुद को बचा सके, है ना। तो अभी क्या हुआ है, तो अभी एक बहुत फेमस यूट्यूबर हैं जिनका नाम है अंकुश बहुगुणा। इनको 40 घंटे तक स्कैमर्स ने डिजिटली अरेस्ट कर रखा था और इनको बहुत ज्यादा इनके ऊपर टॉर्चर किया गया मेंटली, और इनसे कई सारे कहते हैं पैसे भी वहां पर एक्सटोर्ट कर लिए गए। तो ये काफी फेमस केस है, एक बार फिर से ये मुद्दा चर्चा में आया तो हमने सोचा आपको इससे रिलेटेड एक अवेयरनेस वीडियो बना दिया जाए। तो वही वीडियो आप इसको एंड तक देखिएगा। इससे पहले यहाँ पर अंकुश बहुगुणा का केस तो एक है फेमस केस है, इसके अलावा भी लगातार इससे रिलेटेड न्यूज़पेपर्स में खबरें आती रहती है। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी न्यूज़पेपर में कभी ना कभी इससे रिलेटेड चीजें पढ़ते रहते होंगे। इससे पहले ये तो काफी हाई प्रोफाइल केस हो गया, फेमस यूट्यूबर हैं। इनके अलावा अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान ये एड्रेस किया था और इस मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी। और उन्होंने बताया था कि डिजिटल अरेस्ट आज एक बड़ा खतरा हमारे देश में सामने उभर कर आ रहा है। साइबर क्रिमिनल्स जो आपके अनअवेयर लोग होते हैं, जो डिजिटली उनको इतना आइडिया नहीं होता है, उनको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं और आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए कुछ ऑडियो विजुअल्स भी उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में शेयर किए थे कि अगर इस तरीके का कोई घटना आपके साथ होती है तो आप उसको वहां पर कैसे खुद को बचा सकते हैं। तो इतना गंभीर मुद्दा है, एजेंसीज भी है, उनके ऊपर भी काफी प्रेशर है, वो भी इसके लिए काम कर रही है। और साइबर क्रिमिनल्स काफी इंडिया को अभी क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और इन्होंने बताया जो अंकुश बहुगुणा है, इनके ऊपर कई सारे इनके ऊपर क्या एक तरीके से बुरे सपने की तरह था इनके लिए, और कई सारे इनके ऊपर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और बहुत सारे टॉर्चर्स वहां पर साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा किए गए थे। तो ये पूरा मामला था। अब डिजिटल अरेस्ट होता क्या है ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें कुछ साइबर क्रिमिनल्स इन्वॉल्व होते हैं जो खुद को कुछ लॉ इन्फोर्समेंट जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके ऑफिशियल्स के रूप में खुद को प्रेजेंट करते हैं। इनमें सीबीआई, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और आरबीआई जैसे हाई प्रोफाइल जो आपकी संस्थाएं हैं उनके ऑफिसर्स बनकर ये खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। कई मामलों में तो ये पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं और वीडियो स्काइप या किसी वीडियो एप्लीकेशन के थ्रू खुद को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे ये ओरिजिनल पुलिस स्टेशन में बैठे हों या फिर किसी बड़े दफ्तर में जैसे सीबीआई वगैरह हो गया, है ना। और साथ में ये डराने की कोशिश करते हैं और विक्टिम को बोलते हैं कि आपने किसी इलीगल एक्टिविटी में जाने अनजाने में आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है तो आप खुद को क्या करो, खुद को बचाने के लिए हमसे कोऑपरेट करो, नहीं तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा चार्जेस लग जाएंगे। तो ऐसे में डर कर ये व्यक्ति क्या करता है, इनसे कोऑपरेट करता है और फिर वो उनकी बातों में आते आते इस तरीके से फंस जाता है कि उसके सामने कोई और चारा नहीं रहता इनकी बात मानने के अलावा। ऐसे ही अंकुश बहुगुणा के साथ हुआ था। उनके पास सबसे पहले एक मैसेज आया, उस मैसेज में फिर उनके पास एक कॉल आया। उन कॉल वाले ने बोला कि आपको ये नंबर प्रेस करना है, आपका पार्सल आया था, उसकी डिलीवरी के लिए आपको ये वाला नंबर प्रेस करना पड़ेगा। जैसे वो नंबर प्रेस उन्होंने किया वैसे ही क्या हुआ, एक कॉल उनका कनेक्ट हो गया। उस कॉलर सामने वाले ने उनको बोला कि इस पर्टिकुलर, आप हमेशा हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते रहते हैं, तो उन्हें भी हो सकता होगा कि कुछ ऑर्डर करा होगा। तो जैसे उनके पास कॉल गया उन्होंने बोला कि आपके जो आपने ये ऑर्डर प्लेस किया था इसमें कुछ इलीगल सब्सटेंस मिले हैं और आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप लंबे जेल में जा सकते हो। तो आदमी बहुत ज्यादा ऐसे में घबरा जाता है और उसकी घबराहट का ही उन्होंने फायदा उठाया और उसको 40 घंटे तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा। तो ये था पूरा अंकुश बहुगुणा का केस। और इसी तरह के और भी कई सारे मामले लगातार आते रहते हैं। मैंने मोदी जी के बारे में भी आपको बता दिया। ये एग्जैक्टली कैसे होता है डिजिटल अरेस्ट, यहाँ पर थोड़ी सी इसकी प्रोसेस समझाई हुई है। ये एक तरीका का क्या है, नया साइबर फ्रॉड है जिसमें एक्यूज्ड है उसको वीडियो कॉल किया जाता है और साथ में जो एक्यूज होते हैं, मतलब जो जिनके ऊपर आरोप लगाया जाता है या फिर जो लुटेरे होते हैं, वो खुद को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऑफिशियल्स के रूप में पेश करते हैं और आपके सामने कई सारे आपको धमकियां देते हैं कि आप अगर कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में आदमी घबरा कर क्या करता है, अपने जो भी डिटेल्स होती है, आपके फोन नंबर्स वगैरह, ओटीपी वगैरह सब उनके साथ शेयर करना शुरू कर देता है और वो लगातार उनके जाल में फंसता जाता है। फिर वो जो बोलते हैं वो उनके हिसाब से होता जाता है। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले
तो कॉलर आईडी स्पूफिंग इनके द्वारा की जाती है। इसका मतलब ऐसा है कि जिस भी नंबर से कॉल करेंगे वो नंबर इस तरीके से बना देंगे उसको कि वो लगेगा कि ओरिजिनल एजेंसी से फोन आया। जैसे मान लो किसी नंबर को बार बार ट्रू कॉलर के ऊपर जाकर सेव कर देना कि ये किसी पर्टिकुलर थाने के पुलिस ऑफिशियल का नंबर है, तो फिर वो उसके सामने कॉल जाएगा तो ट्रू कॉलर में हो सकता है उसको उस पर्टिकुलर थाने वाले के नाम से उसके सामने कॉल चले जाए। तो इस तरीके से अपने आप को ये मैनिपुलेट करते हैं चीजों को और फिर सामने वाले को फंसा लेते हैं। उसके बाद आइसोलेशन, इसमें क्या होता है, आपको पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया जाता है। आपको इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप किसी भी बाहरी व्यक्ति से कांटेक्ट ना कर पाओ और अपनी जो ओरिजिनल व्यथा है वो किसी के सामने शेयर ना कर पाओ और इनका काम भी वहां पर हो जाए। उसके बाद इंटिमिडेशन होता है, बहुत ज्यादा इनको डराया जाता है। जैसे मैंने ड्रग्स का एग्जांपल दिया कि आपने कोई पार्सल ऑर्डर किया था और उसमें इलीगल सब्सटेंसेस मिले हैं, अब अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर आपके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद डिमांड फॉर मनी एंड पर्सनल आइडेंटिटी थेफ्ट, कई बार उनसे पैसे मांगे जाते हैं सीधे सीधे और कई बार उनकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली जाती है, उनके पासवर्ड्स वगैरह, उनके फोन को कंट्रोल एक्सेस ले लिया जाता है, उनके सिस्टम्स का एक्सेस ले लिया जाता है और फिर बार बार उसका मिसयूज किया जाता है। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी होता है। इसके अलावा कई बार आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट स्कीम्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। कई बार होता है ब्लैंक पार्सल स्कीम, जैसे खाली पार्सल आपके घर में आएगा। हमारी मैडम बता रही थी हमको कि यहीं पे कि घर कई बार क्या होता है कि खाली पार्सल, कोई भी व्यक्ति आता है वो खाली पार्सल आपके घर पे दे जाता है। आपके घर में आपके पेरेंट्स होंगे, उनको बोलेंगे कि सर या मैडम ने पार्सल मंगाया था, ये आ गया, अब आप हमें पेमेंट कर दीजिए, है ना। हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट ना कर पाए उस वक्त और वो उनको बाहर के बाहर पेमेंट दे दें और जब आप पार्सल खोल के देखोगे तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा। मतलब एक तरीके से स्कैमर्स ने ये एक नया तरीका निकाला है। फिर कई बार वर्क फ्रॉम होम स्कीम्स होते हैं। मेरे एक दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ है, किसी पर्टिकुलर अच्छी कंपनी से आपको अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, वो आपसे काम करवाएंगे कुछ दिनों तक, 1-2 महीने जब हो जाएंगे आपको सैलरी को टालते रहेंगे और बाद में गायब हो जाएंगे। तो इस तरीके के स्कीम्स भी चलते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया इलीगल पार्सल, ये मैंने ड्रग्स वाला एग्जांपल आपको दिया ही है। उसके बाद कई बार केवाईसी स्कीम्स होता है, आपके जो केवाईसी हैं आपके नंबर्स का मिसयूज कर लिया जाता है और कई बार इमरजेंसी कॉल्स, किसी को आपको बोला जाएगा कि आपके घर वाले को या फिर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई है और आपको वहां पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए इंसिस्ट किया जा सकता है और हो सकता है आप उनके जाल में फंस जाओ। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके होते हैं जहां पर इस आपके जो डिजिटल अरेस्ट है उससे रिलेटेड केसेस निकलकर सामने आते हैं। अब कुछ हाई प्रोफाइल केसेस हुए जिनमें एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल टाइकून है, बिजनेस टाइकून है इंडिया के, एसपी ओसवाल, उनके ऊपर 7 करोड़ रुपए उनसे लूट लिए गए थे। डिजिटली उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, उनकी चीजों का एक्सेस उनके पास था और बाद में धीरे धीरे करके उनको बोला गया कि हम सीबीआई ऑफिसर्स हैं और आपके ऊपर चार्जेस है फॉल्स मनी लॉन्ड्रिंग के, यानी कि आप उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगा दिए और उनसे 7 करोड़ रुपए निकाल लिए। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति ने तो हद ही कर दी थी, मतलब ये तो मुझे सोच के हंसी आती कितना वो एक्सपर्ट रहा होगा। खुद ने क्या करा, स्काई के कोई व्यक्ति होगा जिसका केस चल रहा होगा सुप्रीम कोर्ट में, उसको स्काइप पर वीडियो कॉल करा और बोला कि मैं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हूं, है ना। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ये बहुत ज्यादा ये डिस्कस किया गया था, काफी हाईलाइट हुआ था पिछले 1-2 महीने पहले शायद ये केस, जहां पर उसने बोला स्कैमर ने कि मैं डीवाई चंद्रचूड़ हूं, मैं आपकी केस की सुनवाई करूंगा। उसने उसका वर्डिक्ट भी सुना दिया और उससे पैसे ऐंठ लिए। तो इस तरीके से इतने हाई प्रोफाइल या फिर लोगों का नाम इस्तेमाल करने में भी वो नहीं डरते हैं और अपनी पूरी जो भी उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज है उनको अंजाम दे देते हैं। उसके बाद इंडिया में डिजिटल अरेस्ट लगातार बढ़ रहा है, इससे रिलेटेड कुछ आंकड़े भी आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने प्रेस रिलीज में इसके खिलाफ लोगों को अवेयर होने की बात कही है और खुद को बचाने के लिए कुछ स्टेप्स भी बताए हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग लगातार इसके जो नंबर्स हैं डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड केसेस के वो बढ़ रहे हैं। ये तो रिपोर्टेड केसेस है, कई सारी चीजें तो हम रिपोर्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो वो भी आप देखोगे वो लगातार कई सारे नंबर्स हमारे पे सामने भी नहीं आ पाते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप 2020 में देखो तो 10-10,500 के आसपास था और 2022 में ये नंबर बढ़कर 17,470 तक पहुंच गया। तो लगातार इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं। 2023 और 24 के डेटा तो अभी आना बाकी है। तो इस तरीके से लगातार इसमें लोग फंसते जा रहे हैं। अब इससे रिलेटेड कई सारे कंसर्न्स है, बहुत सारी चिंताएं, जैसे लोगों का फाइनेंशियल लॉस होता है, मैंने अभी आपको बताया। साथ में कई बार उनको साइकोलॉजिकल और नेगेटिव आपके इमोशनल इंपैक्ट होता है, उनकी साइकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, फिर अगली बार आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। जेन्युइन केसेस में भी फिर हम संकोच करने लगते हैं और इससे हमारी परेशानियां लगातार बढ़ती जाती है। दिमाग पर भी उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। किसी की पर्सनल चीजें उनके पास पहुंच जाए तो वो बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। फिर आइडेंटिटी एंड डेटा थेफ्ट, आपका जो डेटा है वो उनके पास चले जाता है और आपकी आइडेंटिटी, सबसे बड़ी बात,
आपकी जो पर्सनल चीजें हैं वो चली जाती है और आपके एटीएम्स वगैरह या फिर आपके पिन्स हैं, पासवर्ड्स हैं, उनकी एक्सेस भी उनको मिल सकती है, जो उनको नेगेटिव वो लोग यूज कर सकते हैं। फिर इंक्रीजिंग यूज ऑफ एआई एंड फ्रॉड, लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं लोग, आपकी वॉइस मॉड्यूलेट करके पिक्चर्स को आपको क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स खुद को किसी फ्रॉड व्यक्ति से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं और फिर किसी भी व्यक्ति से, आपके रिलेटिव से आपको लूटा जा सकता है। तो ये भी अलग अलग तरीके होते हैं, ये खतरे हैं। उसके अलावा डिफिकल्टी इन ट्रेसिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग परपेट्रेटर्स, तो कई बार क्या होता है देश के बाहर से भी इस तरीके के स्कैम्स किए जा सकते हैं। जैसे अभी कैम्बोडिया का एक मामला सामने आया था जहां पर कई सारे इंडियंस को डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया था, बाद में उसमें सरकार इन्वॉल्व हुई थी और उसने मतलब भारत सरकार ने उनको छुड़ाया था। तो ऐसे लोगों को पकड़ना काफी मुश्किल होता है कि कई बार ये देश के बाहर से भी ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ये काफी कंसर्न्स हैं इससे रिलेटेड, इनको कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा सॉल्व करने की। अब सरकार के द्वारा कुछ एफर्ट्स लिए गए इस तरीके के मामलों से लड़ने के लिए। सबसे पहले तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया, I4C इसका नाम है। इसका काम ये है कि साइबर क्राइम्स जो भी होता है उसमें अलग अलग एजेंसीज और जो ऑफिशियल्स हैं वो मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं और इससे लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। दुनिया में भी कई सारी संस्थाएं और इंडियन एजेंसीज हैं, वो मिलकर कई बार कोलैबोरेट करती है और इस तरह के मामलों से निपटने की कोशिश करती है। उसके बाद इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी अगेंस्ट ट्रांसनेशनल क्राइम्स, तो इस तरह की कमेटीज भी बनाई गई है जहां पर जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स होते हैं जिनका संबंध दूसरे देशों से होता है उनसे निपटने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। और साथ में इस तरह की जो भी क्राइम्स होते हैं उनकी रिपोर्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो ताकि लोग और ज्यादा अवेयर हो पाए और सरकार को और ज्यादा डेटा मिल सके इससे रिलेटेड। तो इस तरीके के प्रयास सरकार के द्वारा इससे लड़ने के लिए किए जा रहे हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो सीधी सी बात है, आप जब भी कोई कंडीशन हो सकता है मेरे आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए, तो आपको सबसे पहले तो बहुत शांत रहना है, स्टे काम, चीजों को अच्छे से प्रोसेस करना है, समझना है, फिर उसके बाद कोई स्टेप लेना है। उसके बाद सबसे पहले आप आइडेंटिटी को वेरीफाई करिए कि जो व्यक्ति सामने वो जेन्युइन है क्या। आपको पूछने में क्या दिक्कत, अगर वो पुलिस वाला है जेन्युइन भी होगा, आपने कोई क्राइम भी कर दिया तो आपके पास पूरा अधिकार है जानने का या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। तो आप उससे पूछिए बकायदा कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है आपको, बताइए मैंने क्या किया है ना। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट एविडेंस मांगे कि आप जो मैंने ये क्राइम करा, आप जो क्लेम कर रहे हैं इसके लिए मुझे आप एविडेंस बताइए, आपके पास कुछ तो प्रूफ होगा। उसके बाद जो भी अथॉरिटीज है आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो आप कर नहीं पाओगे, मतलब स्टार्टिंग में ही कर पाओगे, अगर लगातार आप उनके झांसे में आते गए तो हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। और साथ में लगातार इससे रिलेटेड एजुकेशन और अवेयरनेस होती रहनी चाहिए। जैसे सरकार के द्वारा आजकल आप कॉल करते हो तो सबसे पहले इसी से रिलेटेड, ये खतरा इतना बढ़ गया है कि आजकल जो आप कॉल करते हो तो स्टार्टिंग में वहां पर आपको चेतावनी देने के लिए लगातार वो बताया जाता है कि आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी आरबीआई का बोलकर या फिर सीबीआई या किसी से भी, किसी पुलिस का नाम लेकर कोई आपसे कुछ जानकारियां मांगे तो आप उनको ना दें, आप खुद इतने अवेयर रहें। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। ये यहाँ पर मैंने सारी स्लाइड्स लगा दी है जहां पर आप एक बार देख लेना कि वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, है ना। जैसे प्रॉपर स्टूडियोज का यूज किया जाता है, इस तरीके से वो स्टूडियो बनाते हैं जिससे आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ओरिजिनल पुलिस स्टेशन है या फिर नकली है। तो इस तरीके से वो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। कई बार जो थर्ड पार्टी बैंक है उनका इस्तेमाल किया जाता है इसमें, क्योंकि नॉर्मली वो अपने अकाउंट में तो सीधे सीधे पैसे डलवाएंगे नहीं। जो बाहर के देशों में भी कई बार उनके द्वारा पैसे डलवाए जाते हैं, बाद में फिर वो इधर भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा इनका मोडस ऑपरेंडी होता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड अब आगे आप पूरी तरीके से जागरूक रहेंगे ताकि इंडिया के लोग और ज्यादा अवेयर हो पाए। और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जब तक वो जागरूक नहीं होंगे तब तक इस तरीके के स्कैमर्स लगातार हम जैसे मासूमों को या फिर हमारे देश के जो मासूम लोग हैं उनको लूटते रहेंगे, है ना। तो आप खुद को बचाने की कोशिश करिए और पूरी तरीके से अवेयर रहिए, है ना। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 10th फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप। तो इस पे हमारा एक वीडियो आ चुका है, यूट्यूब में प्लेलिस्ट पर देख सकते हो कौन सा देश है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो। आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको जल्दी से कमेंट में आंसर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।